नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। पहले नीट परीक्षा और उसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 24 लाख परीक्षार्थियों वाली नीट परीक्षा में इतनी गड़बड़ियों की खबरों के बाद भी केंद्र सरकार ने नहीं माना कि कहीं कोई चूक हुई है। लेकिन अचानक पटना में पेपर लीक होने की खबरें आती हैं और जो संदिग्ध पकड़ा जाता है वो बताता है कि उसको कोटा से बुलाकर पटना में एक दिन पहले ही पेपर सॉल्व करवा दिया गया था और हूबहू वही पेपर अगले दिन परीक्षा में आया। कानूनी कार्रवाई और जांचें तो लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा है जहां मेहनती छात्रों को उनकी काबिलियत का इनाम मिल पाए, न कि पेपर लीक से नाकाबिल लोग चुने जाएं। जिस तरह से नीट के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, इससे पहले यूपी में पिछले साल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उधर राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान कई बार पेपर लीक हुए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सिस्टम से युवाओं का भरोसा क्या नहीं उड़ जाएगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है और सिस्टम की खामियों को कौन दूर करेगा, यह बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे आज। इस बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है और इस सरकार को पेपर लीक सरकार का तमगा दे दिया। बचाव में उतरी बीजेपी अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नाम लेकर पेपर लीक मामले को मोड़ने की कोशिश कर रही है। अचानक हंगामा बढ़ गया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी एक्शन में आए और जांच कराने की बात की है, एक कमेटी बनाई है। बड़ा सवाल यह है, इस मुद्दे को सरकारें गंभीरता से लेना कब शुरू करेंगी? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार बात करेंगे। उससे पहले देख लीजिए क्या कुछ कहा गया। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप
इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 1 लाख रुपए के मुचलके पर केजरीवाल जी को जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के दौरान उनको बेल में बाहर भेजा गया था, लेकिन उसके बाद वो चुनाव के बाद वापस जेल चले गए थे। अब उनको शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। और विपक्ष के लिहाज से देखें तो अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिलना जो विपक्ष के हौसले भी थोड़ा बुलंद करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है। तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना बड़ी खबर इस समय की। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत मंजूर की है 1 लाख रुपए के मुचलके पर। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब घोटाले में तो आरोप लगाए गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी कई नेता जेल में हैं, उनको अभी जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई। ईडी ने जो तर्क रखे कोर्ट ने उन पर जो है कहा कि काफ़ी लंबे समय से केजरीवाल जेल में रह चुके हैं और जांच में अपना जो भूमिका उनको निभानी थी वो निभा चुके हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरह से केजरीवाल जी को जमानत मिली है, कब छूट पाएंगे, क्या पूरा मामला है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी तक दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, मगर अब उनकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं याचिकाएं लगाई जा रही थी जमानत को लेकर, मगर आज उनकी जमानत जो है याचिका जो है वो मंजूर हो चुकी है और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के लिए जो बड़ा कदम आया कहीं ना कहीं केजरीवाल जो रहे थे उनको बाहर मिले और रास्ता जो है वो खुल चुका है। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशी जो है वो मानी जा सकती है। और अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जमानत याचिका उनकी मंजूर हो चुकी है, तो लगता है कि लगभग 9 से 10 बजे के करीब वो जेल से बाहर आ सकते हैं। मगर अब लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। जी ठीक है राजीव, इस पूरी जानकारी के धन्यवाद। इस पर नजर बनाए रखिए। तो अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से छूटेंगे। 1 लाख रुपए के मुचलके पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में उनको जमानत दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। और आज राजभर में चर्चा चल रही है पेपर लीक कांड को लेकर। राहुल गांधी ने आज सरकार में बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, उन पर बात करेंगे। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में
मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है। अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें। और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें। तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे, श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था। और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा, वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत दुखद नजर आता है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब आप जहां सरकार में हैं, जिम्मेदारी निभाइए और बताइए कि केंद्र की सत्ता आपको नहीं मिली है, राज्य की जहां सत्ता मिली है, आप अपनी अपनी सो कॉल्ड गारंटी में क्या पूरा करने जा रहे हैं। और इस विषय के ऊपर जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित। तो राजभर में लगातार चर्चा चल रही है। जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर आप देख रहे हैं, लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, आखिरकार पेपर लगातार कैसे लीक हो रहे हैं।
सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलते हैं। सुकीर्ति जैन साहब हैं, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकीर्ति जी। विजय डोगरा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। PS वर्मा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। और आनंद त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। सबसे पहले सुकीर्ति जैन जी आपके पास से आना चाहूँगा। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं और आज इन्होंने कहा है कि ये पेपर लीक वाली सरकार है, और वाकई ये देखने पे लगता है कि जब से मोदी सरकार बनी है, पहले चुनाव में बिजी थी, उसके बाद जब से बनी है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो अभी जाग ही नहीं पाए हैं। स्टूडेंट लगातार सड़क पर है, 24 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है। कल UGC का पेपर भी जो है रद्द करना पड़ा। पिछले साल यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द हुआ। तमाम पेपर लीक आ रहे हैं। सरकार आखिरकार इतनी मजबूत सरकार, इतनी मजबूत छवि है मोदी जी की, कैसे यहां पर लाचार दिखाई देती है? पांडे जी, तीन माह का जो चुनाव के दौरान जब चुनाव आचार संहिता लगी, उस समय भ्रष्टाचार करने वालों को स्वर्णिम काल था। सारा का सारा तंत्र जो है प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में था और सरकार का नियंत्रण भी उनके ऊपर सीमित था। जो है वो साफ दिख रहा है। उसमें सरकार, ये कह सकते हैं कि सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पाई, लेकिन जिम्मेदार इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के पास में सबसे ज्यादा अधिकार हो जाते हैं और उन अधिकारों के तहत वो राजनीतिक लोगों की बातों को भी नकार देते हैं। इसलिए ये जो स्वर्णिम काल रहा है, इस दौरान ये पेपर लीक होने का प्रकरण आया और उसके बाद भी सरकार ने संभावनाओं को देखते हुए कि इस कार्यकाल के 2 माह के 2.5 महीने के चुनाव आचार संहिता कार्यकाल के दौरान जो है UGC NET के पेपर भी उन्होंने स्थगित किया, आशंका को देखते हुए। क्योंकि जब प्रक्रिया जब चली गड़बड़ी की, तो और गड़बड़ी की प्रक्रिया एक्सपोज हुई है, उससे प्रभावित कौन कौन से एग्जामिनेशन है, उन पर भी सरकार ने पहले से ही कदम उठाया। सरकार की नीयत बड़ी साफ है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने कहा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाया, कहाँ रुकवाया? न मोदी जी ने करवाया, न मोदी जी के ने रुकने वाला है, न इजराइल हमास का युद्ध ये जो कहा है। गया था, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि मोदी जी ने फोन किया और युद्ध रुक गया, उसके बाद भारतीय लोग जो वहां फंसे हुए थे वो वापस लाए गए, ये कहा गया था। ये बात मैं जानता हूँ, आप इस बात को कहेंगे। ये सरकार का कर्तव्य होता है, जब कहीं युद्ध क्षेत्र में जो है भारतीय लोग जहां होते हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उत्साही, अति उत्साही मीडिया जो होता है, वो जो मोदी जी के किसी भी वक्तव्य को अपने साथ में लपेट देता है। मोदी मंत्र बोल दिया। अब मोदी जी कौन सा मंत्र फूकते हैं? उन्होंने तो एक ही मंत्र फूका था कि हमारे भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जावे। इजराइल में भी कहा है, अभी उन्होंने रूस को भी प्रोटेस्ट किया है कि भारतीय लोगों को आप अपनी सेना में भर्ती नहीं करें। ये सरकार का दायित्व है ये। और जहां तक प्रश्न उठता है, मीडिया में, मोदी मीडिया में कुछ लोग, मोदी के समर्थक जो लोग हैं, वो हो सकता है कि बात को बड़ा चढ़ाकर रखें, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। संभावनाओं के आधार पर किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो बात साफ है उसको मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है। और सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और आगे सुधार कर रहे हैं। ठीक है। विजय डोगरा साहब कह रहे हैं सरकार की नीयत साफ है, सरकार नहीं घोटाले करवा रही है। ये बीच में सिस्टम में जो बैठे लोग हैं, वो चुनाव, जो जिस समय चुनाव चल रहा था, आदर्श आचार संहिता लगी थी, सरकार के पास उतना टाइम भी नहीं था और सब नेता चुनाव प्रचार में बिजी थे, उस समय सब ये सब हो गया। इनको जो आप लोग भूल जाइए और जो है अब सरकार ठीक से काम करेगी। क्या कहिएगा? साधुवाद देता हूँ, नमस्कार कहता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि ये जो बहस चल रही है राष्ट्र धर्म में, वो राष्ट्र के प्रति एक सच्ची भावना के साथ रखी जाए, क्योंकि इसमें ये शिक्षा का मामला है। और अगर देश में अगर शिक्षा
बेहतर है तो देश तरक्की करता है, अगर देश में शिक्षा अच्छी नहीं है देश गिरावट की तरफ बढ़ता है। इससे बिल्कुल। हमें इसके ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो सभी ने सुना, लेकिन सुकृति जैन जी बहुत वरिष्ठ हैं मेरे से और राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे राजनेता हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो दो बातें बड़ी अहम कही, उन बातों को अगर हम राजनीति से जोड़ें और ये पल्ला झाड़ लें कि ये चुनावों का दौर था, चुनावों में अगर सरकार नहीं थी तो सरकार ने जो नियुक्तियां की है वो लोग कौन थे, सबसे पहला प्रश्न तो ये है। और जिन जिन संस्थानों में जो उनके मुखिया हैं उनकी नियुक्ति तो भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार थी पिछले 5 वर्ष, उससे पिछले 5 वर्ष से, और 10 सालों में जो आंकड़ा है जो मुझे जितना समझ आता है लगभग 70 के करीब पेपर लीक मामले आए हैं। राजस्थान का मामला तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल जी के बाद बता रहे थे कि राजस्थान में एक घोटाला हुआ। सबसे कितने ज्यादा घोटाले ऐसे घोटाले की पेपर लीक खबरें राजस्थान से ही आई हैं विजय डोगरा जी, और वहां की सरकार जो नहीं, हारी मैं बात- आपकी बिल्कुल। पिछले साल, नहीं, हार उसका गए। बड़ा कारण था। देखिए लोगों ने, पांडे साहब, उसका जवाब लोगों ने दे दिया। अगर वहां सरकार कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो लोगों ने जवाब दे दिया, लेकिन व्यापम जैसा इतना बड़ा घोटाला था उसके ऊपर आज दिन तक जांच नहीं कर पाए और ये कहा कि हम 3-3 बार यहाँ सरकारें बनाते हैं, चौथी बार भी सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में खरीदो फरोख्त करके सरकार बना ली, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जयराम जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वहां पे एक बड़ा घोटाला हुआ। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, जिनको ये कहा जाता है कि वो तो बड़े सख्त मिजाज के व्यक्ति हैं, अनुशासित व्यक्ति हैं, वहां पे कांस्टेबल भर्ती का इतना बड़ा घोटाला हुआ। और लोग जिस तरह से सड़कों पे हैं, आप बड़ी दूर क्यों जाना, खट्टर साहब यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा में आप हालात देख लीजिए। सवाल ये है कि हम अपनी किसी की तरफ उंगली करते हैं, हम अपनी तरफ 3 उंगलियां नहीं देखते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर को जिस गिरावट की तरफ पिछले 10 वर्षों में धकेला गया है, इससे बड़ा कोई अत्याचार कोई और हो नहीं सकता। और राहुल जी ने एक बात और कही कि जिन संस्थानों में कभी क्या ऐसा सुना कि किसी वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए पूछा जाता है कि वहां किसी आरएसएस के या भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर से आप पत्र लेके आइए? पर वो तो आपके जमाने में भी होता था, कांग्रेस जमाने में कौन सा जो है जब वाइस चांसलर बनते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। कोई एक वाइस चांसलर ऐसा बता दो जिस वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटियां बेची। आज एक प्रोफेसर, ठीक है, इस पे मैं आऊंगा पहले एक कमेंट सबसे ले लूं, वो वाइस चांसलर आता हूं डोगरा साहब। मैं एक बात क्लियर कर दूं जी। प्रोफेसर सिकंदर जो आज राज्यसभा के सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। जिस दिन उनकी राज्यसभा की नियुक्ति होनी थी वो अंदर खाते 72 घंटे पूर्व में 272 नियुक्तियां करके गए, और वहां पे जिस तरह से उन्होंने जिन नियुक्तियों को किया, जो लोग पात्र व्यक्ति नहीं थे उनकी भी नियुक्तियां कर गए। ये बहुत सी बातें हैं जिन बातों के ऊपर आज हमें बहस करनी पड़ेगी। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अगर हुआ है, ठीक है, आते हैं 10 सालों में जिस तरह से कमर्शियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। पीएस वर्मा साहब, ठीक है, पीएस वर्मा साहब, आपने सुना जो है राजनीतिक लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप शिक्षा बोर्ड में रहे हैं, तो ये जो पेपर लीक हो जाते हैं इनको क्या रोकना संभव नहीं है क्या? हर सरकार हो, किसी के राज्य में पेपर लीक रुक ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो लाखों छात्र, करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उनका भरोसा सिस्टम से उठ नहीं जाएगा क्या? नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। देखिए पांडे जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पेपर रद्द हो रहे हैं और इससे लाखों जो बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जैसा चर्चा में भी आया कि राजस्थान का इसमें काफी नाम आ रहा है, जो मैं चूंकि राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान का मामला तो शायद चुनाव में उठा था कि यहाँ बहुत से पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान में एक बात ये जरूर हुई थी कि जैसे ही पेपर परीक्षा रद्द हुई तो यहाँ पर इंक्वायरी की गई और एसओजी ने त्वरित इंक्वायरियां की और उसके अंदर जो अपराधी थे उनको ढूंढने का प्रयास किया, और इसके नतीजे हुआ कि चूंकि जब वो इंक्वायरियां हुई तो ये बात बहुत ज्यादा प्रचारित हो गई। बाकी और जगह केवल परीक्षा रद्द कर दी गई
उसके तह में जाने की प्रयास नहीं किया गया। अगर हम तह में जाने का प्रयास करते तो हो सकता है कि जो कल्पित हैं उनको आगे और हिम्मत नहीं होती। और वो मैं चाहूंगा कि ये इसको एक राजनीतिक मुद्दा न बनाकर सभी सरकारें और सभी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक प्रकार से इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार करें कि जो लोग सक्रिय हैं, क्योंकि ये लगता ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो लोग सक्रिय हैं उनके खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई की जाए, इसको राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में है और उनमें जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से युवा जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और वो जो जब उसमें जो हमारा युवा जब कुंठित हो जाएगा, उसके अंदर कुंठा की भावना आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इसको राजनीति से ऊपर उठ करके ये देखना चाहिए। वर्मा जी, ये बात तो ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या जो मैं जानना चाहता हूँ कि सिस्टम में कोई ऐसा लीप, मतलब कोई सिस्टम ऐसा जो हम बना नहीं सकते? परीक्षाओं की प्रणाली है इसको दूषित करने में लगी हुई है, उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए। एक दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या ये संभव है, ये भी विचार करने वाला विषय है कि क्या हमें अपनी परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो है वो पेपर लीक होकर के और उसका जो पेपर लीक अगर हो जाता है तो उसके परिणाम तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो थोड़ा क्या हम इसमें डिस्क्रिप्टिव पे जा सकते हैं वापस, इस पे भी हमें एक विचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी IAS वगैरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी होता है। इसलिए ये जो भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या हमें अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, ये भी एक विचारणीय विषय है। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि जो जिन भी राज्यों में परीक्षाएं रद्द की हैं वहां सरकार को बड़ी गहनता पूर्वक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, ताकि हमें ये तो पता लगे कि ये बुराई की जड़ है कहाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जब तक कि ये जो पेपर जो लीक हो रहे हैं या जो परीक्षा में जो इस प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, ये बहुत ही मतलब एक कैलकुलेटिव और एक सोची समझी और एक जिसे कहना चाहिए गैंग के रूप में काम होता है, तो उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं सोचता हूँ सभी सरकारों को एक दूसरे को आरोप न लगाते हुए और गंभीरता से विचार करना चाहिए। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, जैसा भी कुछ चर्चा में भी आया है कि जो भी ऐसी हमारी जो संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं लेती हैं और जहाँ नियुक्तियां होती हैं, वहाँ जिन लोगों की नियुक्ति होती है वो निष्पक्षता से होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का हम जो है भेदभाव नहीं करें, जो बिल्कुल योग्य लोग हों उन्हीं का मान नियुक्ति की जाए। और उसमें जो हमारे जो परीक्षा की जो प्रणाली है उस पर भी एक बार पुनः चर्चा की आवश्यकता है। ठीक है वर्मा जी, आपने सुझाव दिए, मैं कुछ और चीज आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें।
यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक कांड की, जिस पर लगातार सियासत गर्मा गई है और छात्रों के बीच लगातार असंतोष बना हुआ है। सरकार आखिर कर क्या रही है, सिस्टम में इतनी खामियां क्यों हैं और पेपर लीक रोके क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुकीर्ति जैन साहब, नेता बीजेपी के, विजय डोगरा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, पीएस वर्मा साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, और आनंद त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से आपने सुना होगा प्रवक्ताओं की बात और शिक्षा अधिकारी रहे हैं वर्मा जी की बात, सवाल सबके पास है, जवाब किसी के पास नहीं है। राजनीति हावी है। आप क्या मानते हैं, राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं और पेपर लीक सरकार बता रहे हैं, हालांकि राजस्थान में भी पेपर लीक होता रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि आखिर छात्र किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं। धर्मेंद्र प्रधान पहली बार आज जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए तब गंभीर होकर आए हैं और कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। इससे पहले एक हफ्ते पहले तक कुछ नहीं कर रहे थे वो। आप मानते हैं सरकार गंभीर नहीं है इस मामले को लेके? ये बच्चा ही क्या है। देखिए, सरकार अगर गंभीर होती इस मुद्दे पर, तो जिस दिन प्रधान साहब शिक्षा मंत्री के तौर पर सामने आए, मुझे तो उस दिन वो ये नहीं कहते कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इस बात से वो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में थे, है ना। जानकारियां तो उनको, अगर उनके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी पर ही वो अगर सब कुछ सच मान लेते हैं तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है मिनिस्टर्स की, अधिकारी काम करते रहे। उनको समझना चाहिए था, लेकिन जल्दी कर दिया। खैर, बहरहाल अब जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई उनको समझ में आया कि उनसे गलती हुई है, लेकिन भारतीय राजनीति में अब वो दौर खत्म हो चुका कि अपनी गलती को राजनेता स्वीकार कर लेते हो। वो स्थिति है। धर्मेंद्र प्रधान साहब भी कैसे स्वीकार कर ले कि उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने ये कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कोई भी चीज है, देखिए, ये देश में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है पूरे देश के स्तर पर, चाहे वो राज्यों की परीक्षाएं हो, चाहे केंद्र की भी। अभी लगातार 2 परीक्षाएं एनटीए द्वारा जो बनाई ही गई थी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन और आदेश के बाद, जिसका गठन हुआ था इस तरह की परीक्षाओं को कराने के लिए। 2017 से वो ये परीक्षाएं करा रही थी और वो देखिए कि लगातार विवाद में आ गई। इस बार 2 परीक्षाएं, नेट की परीक्षा रद्द कर दी उसने और नीट की अब उसी तरफ बढ़ रही है। मैं ये नहीं मान पा रहा हूं कि रद्द करना ही एक सलूशन है, क्योंकि रद्द करने से जहां ज्यादा से ज्यादा 50,000 1 लाख लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया होगा, 24 लाख छात्र जो बैठे थे, बाकी के 23 लाख छात्र अपनी मेहनत पर थे। और लेकिन फिर आनंद जी, फिर पास तो वो लोग हो जाएंगे ना जो पेपर सॉल्व करके, पैसे दे के, रातों रात सॉल्व करके सही एग्जाम कर गए, वो आगे निकल जाएंगे। सीटें कितनी होती है इसमें? सारी सीटों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप, कि जो बच्चे सीटें लाए हैं उसमें कोई जरूरी नहीं कि 100% वो करप्शन वाले बच्चे हैं। उसमें बहुत सारा, अभी भी 60 से 65-70% ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी मेहनत और पढ़ाई से सीटें लाए। अब वो फिर उसी पूरी प्रोसेस में जाएंगे। उनके दर्द तकलीफ की तरफ कोई नहीं सोच रहा है, न एनटीए, न राजनीतिज्ञ और न सरकार। लेकिन बहरहाल ये समस्या खड़ी हुई है, उसका समाधान क्या है? अब समाधान तो यही है कि अगर इस पे सवाल खड़ा हो गया इस तरह का, जब सुप्रीम कोर्ट भी गरज रहा है कि बहुत मामूली खामी भी पाएंगे तो हम सब कुछ वो कर देंगे, तो रास्ता तो यही दिखता है कि ये परीक्षा रद्द हो जाएगी सूनर लेटर। लेकिन इसका ये हल नहीं है। सरकार को निश्चित तौर पर इसमें एक जांच करानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जांच उसको दे दिया जिसके ऊपर शक चले गए। शक था, सरकार ने जांच में उसी को आगे कर दिया जिसके ऊपर शक था।
ये इस मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी फेल्योरिटी है। और मैं दुख के साथ कहता हूं कि भारत में जो सरकार चल रही है, थर्ड टर्म में आई है, इस सरकार के लिए शिक्षा 5वें, 6ठे, 7वें पायदान पर रही है। स्मृति ईरानी कभी आपको ध्यान होगा शिक्षा मंत्री हुआ करती थी। एक दौर था जब शिक्षा, जो एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, तो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे जो जिनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन आनंद जी, पिछले कार्यकाल में जो धर्मेंद्र प्रधान लाए गए हैं, तो मोदी सरकार का एजेंडा जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने का था। आपको याद होगा निशंक हटा दिए गए थे क्योंकि वो मोदी सरकार की पॉलिसी को लागू नहीं कर पा रहे थे। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के लिए पार्टी के तौर पे बहुत अच्छे संगठन के काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई जरूरी है उनको कोई और मंत्रालय दिया जा सकता था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, भाजपा के पास क्या कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं नजर आ रहा है कि वो शिक्षा मंत्री के तौर पर सामने लाए जो अपनी छाप छोड़ सके। स्मृति ईरानी, निशंक, धर्मेंद्र प्रधान तीनों एक ढंग से फेल हैं। तो ये इतना बड़ा मंत्रालय है जिसपे देश के युवाओं की पूरी नींव टिक रही है, वो ऐसे मतलब उसके साथ खेल किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये बड़ी बड़ी अजीब स्थिति है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो वो तो कोई भी लागू कर देता। भाजपा का कोई भी मंत्री होता, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप पूछिए कॉलेजों में जाकर के लोगों से, यूनिवर्सिटीज में जाकर के पूछिए किस हालात में लोग जी रहे हैं। मैं आपको अभी कई यूनिवर्सिटियों के बारे में बता दूं। आगरा की एक यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जिसके पास 10 लाख छात्र हैं और वो साल में एक बार परीक्षा करा करके उनका रिजल्ट नहीं दे पाती थी, अब उसे 2 बार परीक्षाएं करानी पड़ रही हैं। उनका रिजल्ट पिछले 3 सालों से जितने सब्जेक्ट्स हैं सबकी परीक्षाएं जो डिस्क्रिप्टिव मोड में होती थी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर होने लगी। आप बताइए कोई बच्चा, एमए का बच्चा, एमए इंग्लिश पढ़ने वाला, एमए संस्कृत पढ़ने वाला, एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा जो डिस्क्रिप्टिव कॉपियों पे लिखने की बजाय अब मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ये आगरा यूनिवर्सिटी करा रही है, इस तरह के क्वेश्चन करा रही है, क्योंकि उसे अब उसकी क्षमता ही नहीं है कि वो सेमेस्टर सिस्टम को डील कर पाए। ठीक है, इतने ज्यादा स्टूडेंट है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश में ग्रेजुएशन के लेवल पर फेल है। इस बात को समझने की कोई जरूरत ही नहीं समझी जा रही है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जो संगठन के काम में ज्यादा बिजी हैं, शिक्षा मंत्रालय में बिजी नहीं है। उनके मंत्री रहते हैं, इस तरह की चीजें जो अधिकारियों के बल पर वो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी जो उनको सलाह दे देते हैं, बता देते हैं, उसे वो मान करके आगे कह देते हैं कि नीट का पेपर कोई लीक नहीं हुआ। 5 मई का एफआईआर है बिहार में, 4-6 लड़कों का बयान दर्ज हो चुका था कि उन्हें पेपर मिला, रटवाया गया, वही पेपर आए। और धर्मेंद्र प्रधान साहब को फुर्सत ही नहीं है। गोधरा में हुआ, झज्जर में एक ही सेंटर से 6 बच्चे 100% मार्क्स पाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान साहब को ये बात हवा ही नहीं लगी और वो कह देते कि पेपर लीक नहीं हुआ। आप कह दीजिए तो कुछ भी कह दीजिए, आपकी मर्जी है, आप मंत्री है, शिक्षा मंत्री है भाई, आपको कौन आगे। लेकिन आप वापस आएंगे, कोर्ट फटकार लगाएगा। अब भाजपा के लोगों के लिए बहुत अच्छा बहाना है कि मामला कोर्ट पे चल रहा है, हमको टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आपके मंत्रालयों का काम कोर्ट देखेगी तो आप लोग हट जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ले आकर के बिठा दीजिए, मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार दे दीजिए, बात खत्म हो जाती है। ठीक है सुकृति जैन साहब, इस मामले में बीजेपी बड़ा बुरी तरह से फंस गई है, सरकार खास तौर से। अब उससे न उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। आप लोग जांच की बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे, लेकिन छात्रों का भरोसा जो है डिग गया है। भले हाल ही में आप लोग चुनाव जीत के आए हैं, सरकार बनी एनडीए की, हालांकि बीजेपी अपने दम पे तो नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, मोदी जी का बहुत बड़ा एजेंडा था, उसको वो जो इस तरह से लागू करना चाहते थे। मोदी जी का तो यहां तक था कि देश के इतिहास में उनका नाम हो कि वो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदला है, देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। लेकिन जिस तरह से घोटाले, ये स्कैम नहीं रुक रहे हैं, ये बहुत बड़ा डेंट लग गया है। और संसद शुरू होगी तो राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं पूरी फौज के साथ, वो पूरा बुरी तरह घेरने वाले हैं। पांडे जी, जो चीज बिगड़ गई, चाहे किसकी गलती से बिगड़ी है, जो मैंने अभी पूर्व वक्तव्य में कहा, अब तो केवल फॉरवर्ड बढ़ने की ही एकमात्र विकल्प है। और जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार
के मंत्री हैं, सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं जो शिक्षाविद हैं, इनको इसका रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मैं ये कि जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति के विभिन्न लेक्चर्स में मैं भी इन्वॉल्व रहा। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। आज 3 साल से अधिक समय हो गया, स्टूडेंट के पास में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि किस सब्जेक्ट के, हम कॉमर्स के हैं तो हम आर्ट्स में कैसे जाएं, साइंस के हैं तो हम इसमें कैसे जाएं। स्टूडेंट कोई प्रपोजल करता है, यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट कर देती है। और मैं खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। ये नई शिक्षा नीति का जो खाका तैयार किया गया है, ये थ्योरेटिकल तैयार किया गया है। इसको प्रैक्टिकली रेक्टिफाई होते होते वर्षों लगेंगे। और दूसरी बात जो है, जिस तरह भारत के विदेश मंत्री एक अधिकारी थे, उन्होंने राज्यसभा को लेकर, राज्यसभा में लेकर उनको विदेश मंत्री बनाया। आज विदेश नीति सफल है। सरकार को राजनीतिक राग द्वेष को छोड़कर जो अच्छा शिक्षाविद है उसको शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से भारत देश का कल्याण होगा। तो आप मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान का जो मंत्रालय है वो बदला जाना चाहिए? पेट्रोलियम ठीक है उनके लिए? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, त्रिपाठी जी ने भी कहा। और जहां तक शिक्षा जगत की बात है, शिक्षा इतना आसान विषय नहीं है। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काफी विषय आते हैं और हर एक विषय के अपने अपने विशेषज्ञ हैं। उनकी भाषा को, उनकी समस्याओं को केवल एक शिक्षाविद ही समझ सकता है, दूर कर सकता है। तो मेरा कहने का अभिमत यह है कि यदि हम आगे के लिए सुधार की ओर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें राजनीतिक व्यक्ति को मंत्री बनाने का लालच छोड़ना पड़ेगा सरकार को। जिस तरह एक विदेश मंत्री बनाया है हमने, एक एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्री बनाकर एक अच्छी विदेश नीति को हमने स्थापित किया है, इस तरह भारत के निर्माण के लिए, युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार को राजनीतिक व्यक्ति को शिक्षा मंत्री न बनाए, एक योग्य शिक्षाविद को शिक्षा मंत्री बनाए और राज्यसभा के माध्यम से उसको जनप्रतिनिधि बनाए। दूसरी बात, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं कि एक अच्छी सरकार के लिए विपक्ष भी अच्छा ही होना चाहिए, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए विपक्ष का भी। राजीव गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान का प्रसंग जरूर बताया है, लेकिन जब वो जब लोकसभा में इस मामले को उठाते हैं तो उनको केवल आलोचना का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, उनको सकारात्मक, रचनात्मक सुझाव भी देना चाहिए। उन्होंने आज ये कहा है, सुकीर्ति जैन जी सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने जो आरएसएस के लोगों को हर जगह बैठा दिया है, ये लोग जो है इनके मतलब वो उनका जो कहने का मतलब ये जानकार नहीं है, योग्य नहीं है, केवल आरएसएस बैकग्राउंड होने की वजह से शिक्षाविद बना दिया जा रहा है। ये गड़बड़ी की ओर इशारा किया है। मैं तो आपको सुझाव यही दे रहा था कि शिक्षाविद को जो है अधिकार युक्त बनाया जाना चाहिए। और जैसा ये उनका कहना है कि आरएसएस के लोगों को वाइस चांसलर बना के दिया, तो वाइस चांसलर बनाए जाने की एक प्रक्रिया होती, प्रोसेस होती है, और वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अब आरएसएस बैकग्राउंड के ऐसे कई लोग भी रहे हैं जो कांग्रेस के समय में भी ब्यूरोक्रेट रहे, एरिस्टोक्रेट रहे, जैसे सिन्हा जो राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर, कांग्रेस के जमाने में थे। उन्होंने जब रिटायरमेंट वक्त स्वीकार किया कि हम संघ परिवार से जुड़े हुए थे। तो जहां तक कहना है, ये तो आरोप लगाना है कि राजनीतिक है ये, लेकिन राज्यपाल के द्वारा वाइस चांसलर की नियुक्ति जो होती है वो पैरामीटर पूरी तरह से फुलफिल करना होते हैं, और जो उसमें फिट बैठता है वो व्यक्ति जो है, ठीक है, वाइस चांसलर बनते हैं। विजय डोगरा जी, और निश्चित रूप से नीतियों की जहां तक बात है पाटिल जी, तो नीतियां अच्छी बनना चाहिए और नीतियों की कमियां दूर होना चाहिए। इसमें विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका की आवश्यकता है। ठीक है विजय डोगरा जी, आप लोग जो है इसमें केवल राजनीति क्यों कर रहे हैं? इतने करोड़ों लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, कुछ सकारात्मक राय दीजिए। आप भी लोग सरकार चला चुके हैं, आगे भी कभी मौका मिल सकता है।
लेकिन सीधे मोदी सरकार अभी अभी आई है, चुनाव में सब लोग बिजी थे, वो कह रहे कि मौका नहीं मिला हमको, अब काम करने दीजिए और हम करके दिखाएंगे। जांच की घोषणा कर दी उन्होंने। पांडे साहब, दो बातें बड़ी क्लियर है, आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो बात डॉक्टर अनंत त्रिपाठी ने और सुकृति जैन जी ने कही, इनको पहले तो मैं साधुवाद देता हूं कि इन्होंने बड़ी साफ तरीके से बहुत सी बातें कही। एक शिक्षाविद ही ऐसी बात कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं। मेरे पिताजी स्वयं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सदस्य रहे और हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं इन सारी चीजों को रोकने के लिए। और जो शिक्षाविद की बात है, क्योंकि दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि एचआरडी मिनिस्ट्री की धूम हुआ करती थी इस देश में। और ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जितने लाख बच्चों का भविष्य आज दांव पे है कि पहले सेमेस्टर का पेपर हो जाता है, रिजल्ट उसका नहीं निकलता, दूसरा सेमेस्टर आ जाता है और बच्चे 5-5 सेमेस्टर कर जाते हैं, बाद में पता लगता है कि उनकी तो 3-3 सप्लीज है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो अनंत त्रिपाठी जी कह रहे थे अभी, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटीज में जाता हूं कभी कभी लेक्चर देने, और मैंने ये बहुत सी बातें, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक शिक्षाविद का काम भी हम लोग करते हैं, और कई बच्चे हमें आके मिलते हैं जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से और आनन फानन में जिस तरह से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग उस शिक्षा पद्धति के व्यक्ति हैं जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर देते थे। हम लोग कभी ये 1, 2, 3, 4 सवाल है, इसका जवाब ढूंढना है और कर लिया हम लोगों ने। हम उस जमाने के नहीं है। हम लोग ए और बी पेपर दिया करते थे एक सब्जेक्ट पे। लेकिन हम लोगों ने जो शिक्षा ग्रहण की है और आज की जो शिक्षा है, इससे देश का निर्माण नहीं हो रहा है। हमारा देश का बच्चा जा कहां रहा है? हम लोग आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो पिछले 5 वर्ष मंत्री रहे, चाहे बेशक चुनाव थे, यहां तो लोग एक बार मंत्री रहे, शायद जैन साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि व्यक्ति एक बार मंत्री रह लेता है, अगले 10 साल के लिए अगर उस मंत्रालय का व्यक्ति ना हो, लेकिन उसके अधिकारी उसके पास हाजिरियां लगाते हैं और उनको एक एक बात की वो खबर देते हैं। अगर इस तरह का बयान अगर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है, तो मैं ये समझता हूं कि इस शिक्षा जगत में, हमारे हिंदुस्तान में शिक्षाविदों की कमी नहीं है। हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के भी हम लोग उनकी नियुक्तियां कर सकते हैं और की हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत से ऐसे शिक्षाविदों को मौका दिया गया है जिन लोगों ने इस शिक्षा में सुधार लाके आज अगर डंका हमारे हिंदुस्तान का अगर विश्व में बजता है, तो उसके लिए कोई शिक्षा नीति को इन्होंने थोड़ी नहीं बनाई। और आज अगर शिक्षा भारती अगर शिक्षा नीति बनाएगी और उसको लागू करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अगर हम इस तरह से अगर बंदरबाट करने लगेंगे, तो देश का युवक कितने कोटा में सुसाइड हुए, एक श्वेत पत्र तो जारी नहीं कर सकी केंद्र की सरकार। और ये जो नीट के मामले में जो एमबीबीएस करने के लिए लड़के जाते हैं, मुझे तो आज वो मुन्ना भाई की फिल्म याद आती है कि मुन्ना भाई, क्या हम लोग यहाँ मुन्ना भाई पैदा कर रहे हैं? क्या हम लोग जो अक्षय कुमार की फिल्म थी, क्या हम लोग कमर्शलाइजेशन हमने स्वास्थ्य के उसमें कर रहे हैं कि हम लोग ये जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े हो गए और उसका पैसा ऐंठ के लोगों को, मरे हुए लोगों को टीके लगाए जाते हैं। शिक्षा में भी इसी तरह का व्यापारीकरण हुआ, इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए मैं एक सुझाव पांडे जी में देना चाहूंगा। अभी जो टीएस वर्मा जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं वहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। बिल्कुल मैं, क्योंकि इनको मैंने सुना है पहले, और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने ये कहा कि राजस्थान में जिस तरह का प्रचार हुआ वो ठीक है, वो जो कांग्रेस पार्टी को उसका दंश झेलना था वो झेल लिया, लेकिन अगर वहां जांच हुई है और दोषी पाए गए हैं लोग, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन आप परीक्षा रद्द कर देते हैं, लोगों के जितने पैसे वहां बच्चों के लगते हैं, उनके अभिभावकों के लगते हैं इस महंगाई के जमाने में, आपने परीक्षा रद्द कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस परीक्षा को जो फॉर्म उन बच्चों ने भरे हैं, जो दोषी हैं, दोषियों को बाहर निकाल के आप दूसरी बार एक ऐसा पेपर सेट करिए जिसमें किसी एजेंसी को पता ही ना हो, और उसके बाद उनके पेपर लिए जा सकते हैं उन बच्चों को। अब उन बच्चों को सड़कों पे छोड़ दिया गया। हमारी शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल उसके ऊपर मूक दर्शक बन के बैठ गया। ये जो चीजें हैं, और ये एक बात जो कही, एक बात सुकृति जैन जी ने कही, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा
कि उन्होंने पार्टी लेवल से ऊपर उठ के, और मैं भी ये बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने अगर ये प्रश्न उठाए तो ये राजनीतिक भावना नहीं है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये कहते रहे, और जो बच्चे उनको मिले हैं, और उसमें क्योंकि मैं भी शामिल था, जो बच्चे उस समय मिले और जो बच्चों ने अपनी बातें बताई हैं, ये सारा उसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ के इस हिंदुस्तान में एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को लाना पड़ेगा जिस एजुकेशन पॉलिसी के हम लोग पुराने लोग, वो एजुकेशन पॉलिसी इस देश को फिर दोबारा सुदृढ़ करेगी और विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। ठीक है, पीएस वर्मा साहब, दो सवाल हैं आपके लिए। एक तो मुझे थोड़ा समझाइए, जो सिस्टम काम करता है पेपर कराने वाला, उसमें कहाँ चूक हो जाती है कि पेपर लीक हो जाता है? क्या पेपर बहुत सारे लोगों के पास रहते हैं जो कहीं ना कहीं से कॉपी हो जाते हैं, और वो ऐसे गैंग वालों के पास पहुंच जाते हैं जो पैसे दे के बेचते हैं पेपरों को 1 दिन पहले 2 दिन पहले? उन पे कैसे रोक लगे? कि ऐसा है कि जो जैसा आपने कहा कि पेपर जो लीक होते हैं वो दो तरह से है। जैसा एक तो आपने कहा कि जो पेपर सेट होते हैं वहां से लीक हो सकता है, या दूसरा जहाँ परीक्षा प्रणाली है, अर्थात जहाँ से हमारे एग्जामिनेशन होने हैं वहां से लीक होते हैं, जैसे पेपर आपने पहुंचाए। तो इसके अंदर तो क्या है कि जो इसमें सुधार में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है, जो पेपर सेटिंग वाला जो सिस्टम है, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। इसमें बहुत ये कॉन्फिडेंस के लोगों को और इसमें मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो पेपर जो कराने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर थोड़ा सुधार आवश्यक है। वो ये है कि पेपर सेंटर्स पर जो है वो बहुत पहले नहीं जाएं, वो मतलब एन मौके पर ही पहुंच गए। और दूसरा, जैसा कि बोर्ड में आमतौर पर होता है, पेपर जो है वो थाने में रखे जाते हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं होती हैं, यहाँ पुलिस की ओर से पूरा प्रोटेक्शन होता है। तो पेपर का जो पेपर कराने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी थोड़ा सा सुधार जरूरी है, क्योंकि पेपर जब बहुत पहले पहुंच जाता है तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ा लीक होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी बात तो ये कहना चाहता जब एक एजुकेशन पॉलिसी के एक आपने ये बात कही, दूसरा मैं कह रहा था कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी अपने जो एनटी है, तो मैं ये कहना चाह था कि जिस प्रकार से हम और संवैधानिक पदों पर एक जो नियुक्तियां होती हैं उसमें विपक्ष की भूमिका भी होती है, ऐसे होती है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनके जो सिलेक्शन होते हैं एनटीए के जो बनती है, इसमें भी हम विपक्ष के लोगों को भी शामिल करें, ताकि ये बात कहने का मौका न मिले और न ऐसा हो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की या एक पर्टिकुलर संस्था की तरफ से नियुक्ति होती है। तो ये जो नियुक्ति है, अगर इसमें हम थोड़ी पारदर्शिता बरतें तो हो सकता है कि ये इस प्रकार की जो भावना जो जा रही है, बाहर जा रही है, उसमें थोड़ा सा अंतर आवे। और एक जो मैंने आपसे कहा, एक बात ये भी बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या परीक्षा प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसा अभी डोंगरे साहब ने भी कहा था, क्योंकि जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो सेमेस्टर सिस्टम है अभी हम उसके लिए हम तैयार नहीं है। आप देखिए कि जो पुराना सिस्टम हमारा चल रहा था उसकी परीक्षाएं जो है जून जुलाई तक होती हैं, पूरा कैलेंडर हमारा डिस्टर्ब हो गया है। हमारे यहाँ कोई सुधी लेने वाला नहीं है कि क्या ये हमारे जो एडमिशन हैं वो अगस्त सितंबर में एडमिशन हो रहे हैं और पूरा सेशन जो है वो उस तरह जा रहा है, और ऐसी स्थिति में सेमेस्टर को लागू करना ये तो और भी ज्यादा दुविधा ठीक है की स्थिति है। ठीक है वर्मा साहब, ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि जिस तरह से ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, तो मोदी सरकार की जो छवि है उस पर डेंट लगा है और संसद में इसका असर दिखाई देगा? नहीं, संसद में तो असर दिखाई पड़ेगा, स्वाभाविक। अभी संसद का जो सत्र आएगा उस पर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के छवि पर या कामकाज करने के तौर तरीकों पे कुछ प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे। लेकिन अगर सरकार अपना एक वजूद बनाए रखना चाहती है, जो एक उसका वकार होता है, जो कहते हैं ना कि वो उसे अगर वो दिखाना चाहती है तो अगले 3-4 दिनों में कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाए इस नीट के मसले पर, और अगर कर लेगी तो जो कुछ डेंट हुआ उसे वो पेंट कर सकती है। अगर नहीं कर पाई, लीपापोती में जैसी उसने शुरुआत करी है, शिक्षा मंत्रालय ने जैसी शुरुआत करी है लीपापोती से, अगर वही सब कुछ चलता रहा तो नहीं कुछ खास प्राप्त होने वाला है और इस बात पे शोर मचेगा। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, कुछ कानूनी रूप से भी इस पर प्रयास करने चाहिए सरकार को। अभी जो पेपर्स लीक होते हैं
उनपे सामान्य कानूनों के तहत जो लोग पकड़े गए कभी कभार उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसको उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। एक बड़ा अच्छा ही कड़ा ड्राफ्ट पेपर लीक कानून बना है। पेपर लीक के अगेंस्ट योगी जी की सरकार ने तैयार कर रखा है। मुझे लगता है कि केंद्र में भी इस तरह की एक शुरुआत होनी चाहिए। कानूनी संरक्षण मिलना बहुत जरूरी है सरकार को ऐसे पेपर लीक करने वालों के लिए, क्योंकि पेपर शिक्षा माफिया इस देश में बहुत बड़ी ताकत है, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। और उस माफिया को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान, कड़े दंडात्मक प्रावधानों की बहुत आवश्यकता है। और उसके साथ ही साथ जो लोग भी परीक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं उनके बीच मध्य सूचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और उसे हर हाल में ये पूरा करना होगा। नहीं पूरा करते तो वो इसकी जिम्मेदारी ले और काम से हट जाए। नहीं तो छात्रों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ अब मतलब असहनीय होता चला जा रहा है। ये 24 लाख बच्चे पिछले 6-8 महीनों से तैयारी कर रहे थे, उसमें जरूर कुछ चोर हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो ज्यादातर ईमानदार हैं उनकी मेहनत को भी बर्बाद कर रही है ये जो चीजें हो रही हैं। और सरकार को उन मेहनत का छात्रों के लिए सोचना पड़ेगा। जो चोरी कर रहे हैं, जो पैसे देकर पेपर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो जो लोग बेच रहे हैं उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। और निश्चित तौर पर इसके लिए प्योर माइंड रखना पड़ेगा कि कोई बात हो उस पर रिजिड होने की बजाय सबकी सुननी पड़ेगी। जो सुझाव आए, हर तरफ से बेहतर सुझाव आए, उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये नहीं मानना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि हम ही संपूर्ण हैं और हमने जो सोचा, कहा, वो करा, वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल। सुझाव तो चंद आपराधिक मामले वाले लोगों ने मोदी सरकार के इकबाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सरकार को अपनी चिंता करनी है, लाखों छात्रों के भविष्य की चिंता करनी है और बड़ा कुछ न करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आपसे मेहमानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।